एक तरफ सोम ने आम्रपाली को नीलपत महल से बाहर निकालने की योजना बना ली थी, तो वहीं दूसरी तरफ महामंत्री सुमेर श्रीमालू के पास जा रहे थे। महामंत्री सुमेर को प्रसन्नता के साथ कक्ष में प्रवेश करते देख श्रीमालू ने कहा, क्या बात है, महामंत्री जी बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं। कौन सा किला फतेह करके आ रहे हैं? तो महामंत्री सुमेर उत्तेजित होकर कहते हैं, श्रीमालू, हमने जो गणित बिठाया था वो जमकर काम कर रहा है। आज हमारे द्वारा निर्धारित राशि से 3 गुना अधिक राशि लेकर अवध के राजा रक्षपाल जी आम्रपाली से सबसे पहले भेंट करने के लिए राजमहल आए हैं। जल्दी राजकोष को धन से ठसाठस भरकर इस राज्य का बहुत खास व्यक्ति बन जाएंगे हम। तो श्रीमालू ने कहा, बहुत जबरदस्त मांग है आम्रपाली की। तो महामंत्री सुमेर श्रीमालू के नजदीक आए और उसके दोनों कंधे पकड़कर उसकी आंखों में देखकर कहा, श्रीमालू, जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। अब अपनी योजना को अंजाम देने का सही वक्त आ गया है। श्रीमालू के चेहरे पर कुटिल मुस्कान बिखर गई। एक तरफ जहां श्रीमालू आम्रपाली से बदला लेने के लिए सुमेर को फंसा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर महाराज अपने खजाने को बढ़ता हुआ देखकर प्रसन्न हो रहे थे। महाराज सिंहासन पर बैठे थे और मंत्रियों से राज्य की गतिविधियों की जानकारी ले रहे थे। तभी महामंत्री सुमेर ने राज दरबार में प्रवेश किया। सुमेर महाराज को देखकर कहते हैं, महाराज की जय हो, वैशाली की जय हो। महाराज ने अपने हाथ में पकड़े हुए एक दस्तावेज को मंत्री को देते हुए कहा, आइए महामंत्री सुमेर, क्या समाचार लाए हैं? तो सुमेर सिंहासन के नजदीक आकर महाराज को झुककर अभिवादन करते हुए कहते हैं, महाराज, वैशाली के अच्छे दिन आ गए हैं। महाराज प्रसन्न होकर कहते हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है सुमेर, किंतु जरा विस्तार से बताइए कि आखिर क्या शुभ काम हुआ है वैशाली में। सुमेर ने वहां आसपास खड़े मंत्रियों को सवाल भरी नजरों से देखा और फिर महाराज को देखा। महाराज ने सुमेर का इशारा समझकर तुरंत ही बाकी मंत्रियों को बाद में आने के लिए कह दिया। सुमेर सिंहासन के एकदम समीप आकर कहता है, महाराज, मैं भी कोषागार से आ रहा हूँ। इतना धन हमारे पास आ रहा है कि तिजोरियों में धन को बिल्कुल पास पास रखना पड़ रहा है, और ये तो अभी प्रारंभ है। जरा सोचिए महाराज, आगे क्या होगा? महाराज बहुत प्रसन्न होकर कहते हैं, सुमेर, हमें आप पर और आपकी बुद्धिमत्ता पर बहुत गर्व है। आपको महामंत्री चुनना हमारा बिल्कुल सही निर्णय था। आपके आने से वैशाली में संपन्नता आने लगी है। ये सुनकर सुमेर बहुत खुश हो गए। सुमेर तो यही चाहते थे कि वो किसी भी तरह महाराज के सबसे खास और विश्वसनीय बन जाएं, जो कि धीरे धीरे हो रहा था। सुमेर ने कहा, महाराज, देर आए पर दुरुस्त आए। यदि आप पहले ही आम्रपाली से नगर वधु का दायित्व निभाने को बोलते तो कभी धन की कमी ही नहीं होती। तो महाराज ने कहा, एकदम सही कहा सुमेर आपने। हमें भानु प्रताप से समझौता करने के बजाय शुरू से ही आम्रपाली पर दायित्व निभाने के लिए दबाव बनाना चाहिए था। इससे भानु प्रताप पर हम धन के लिए निर्भर भी नहीं होते और ना ही हमें उसके कटु शब्द सुनने पड़ते। महाराज को सोचते हुए देखकर सुमेर ने कहा, महाराज, अब धन के बारे में ज्यादा विचार मत कीजिए, बल्कि ये विचार कीजिए कि हम राजाओं और अमीर व्यापारियों के सम्मुख आम्रपाली को किस अंदाज में प्रस्तुत करेंगे। तो महाराज ने सुमेर की बात पर विचार करते हुए कहा, सुमेर, आम्रपाली अति सुंदर तो है ही, पर उसको प्रस्तुत करने का अंदाज सबसे अलग होना चाहिए। वो ऐसी दिखनी चाहिए जैसे स्वर्ग की कोई अप्सरा जमीन पर उतरकर सीधे उनके सामने आकर खड़ी हो गई हो। इस पर सुमेर ने कहा, महाराज, आपका विचार तो अति उत्तम है, किंतु उसको साकार कैसे करेंगे? तो महाराज ने कहा, इस बार वो होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। हम दूर देश प्रदेश से आई साजो श्रृंगार की सारी वस्तुएं, वस्त्र, इत्र और आभूषण के दरवाजे खोल देंगे। साथ ही वैशाली की सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार कला में माहिर कलाकार को भी बुलवाएंगे। आप स्वयं ये सब लेकर आम्रपाली तक ये सब पहुंचाएंगे और उससे कहिएगा कि उसकी पहली भेंट कल अवध के राजा के साथ होगी। सुमेर हाथ जोड़कर कहते हैं, जैसी आ गया महाराज। एक तरफ सुमेर आम्रपाली को साजो श्रृंगार का सामान देने की तैयारी कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर महारानी आम्रपाली को दायित्व निभाने से रोकने के लिए योजना बनाने की सोच रही थी। महारानी महल के दूसरे माले पर एक गलियारे में टहल रही थी। गलियारे में विशाल खिड़की थी जहां से दूर तक फैली बस्तियां नजर आ रही थी। महारानी के मन में बहुत उलझन थी। महारानी मन में कहती हैं, अब आम्रपाली को कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए महाराज को ठोस सबूत कहाँ से ला कर देंगे हम। महारानी खिड़की से वैशाली की बस्ती को देखते हुए कहती हैं, इतनी बड़ी वैशाली को संभालने के लिए जब भर भर कर धन आ रहा है, तो ऐसे में मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। महाराज नहीं मानने वाले, फिर कौन सी युक्ति लगाई जाए आम्रपाली को दायित्व निभाने से रोकने के लिए।
महारानी बेचैनी के साथ टहलते हुए सोच रही थी। तभी अचानक उनके पैर रुक गए। उनके मन में विचार आया, अब जब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं तो क्यों ना मैं उसी के पास जाऊं जिसने हमें धमकी भरा पत्र लिखा है। फिर वो मन में कहती है, नहीं नहीं, उससे क्या फायदा होगा, उससे तो बात और भी बिगड़ सकती है। यदि वो हमारा कोई शत्रु हुआ तब तो ये कदम बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। महारानी ने फिर से अपने कदम आगे बढ़ाते हुए सोचा, ऐसे दुनिया में हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। किसी की कमजोरी धन है तो किसी की कमजोरी स्त्री की सुंदरता। यदि हम पत्र भेजने वाले की कमजोरी का लाभ उठाएं तो शायद कोई बात बन जाए। महारानी ने आगे सोचा, इस बात में थोड़ी दम है, लेकिन अब समस्या ये है कि उस व्यक्ति का पता कैसे लगाया जाए जिसने ये पत्र लिखा है। उसका कोई सुराग तो नहीं है हमारे पास। एक और बात जो सबसे बड़ी वो ये है कि हमारी सारी योजनाएं उसे कैसे पता लगी। ये तो सिर्फ सेनापति को ही पता थी। महारानी ने कहा, सेनापति को कितनी बार बुलाया किंतु वो आए क्यों नहीं? क्या उन्होंने ये सब उस व्यक्ति को बताया होगा? महारानी आगे कहती हैं, नहीं नहीं, सेनापति हरगिज नहीं बता सकता, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि उसका अंजाम क्या होगा। महारानी कुछ समझ नहीं पा रही थी। उन्होंने कहा, लेकिन धन बहुत बड़ी चीज होती है। उन्होंने धन के लालच में किसी के सामने सब कुछ उगल दिया होगा। महारानी फिर से खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। वो मन में सोच रही थी, यदि ऐसा ही हुआ होगा तो वो व्यक्ति भविष्य में हमारे लिए खतरा बना रहेगा। यदि हम आज किसी भी तरह आम्रपाली को दायित्व निभाने से रोक भी लें तो इसका क्या आश्वासन है कि वो दोबारा अपने किसी काम के लिए हम पर दबाव नहीं बनाएगा। ये सोचकर महारानी को पसीने आ गए। उन्होंने मन में सोचा, हमें जड़ ही काटनी पड़ेगी। ये पता लगाना होगा कि आखिर ये शख्स है कौन। ये सोचते सोचते महारानी के मन में ऐसा विचार आया कि उनकी आंखें अचानक से चमकने लगी। उनके चेहरे पर जैसे खुशी की रौनक छा गई। वो तेज कदमों से अपने कक्ष के अंदर चली गई। एक तरफ महारानी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी तो वहीं दूसरी तरफ सम्राट भी बहुत बेचैन थे। कुटिया के आंगन में अंतेनाग एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी तलवार ठीक कर रहा था और सम्राट उसी वृक्ष से टिककर खड़े हुए थे। एक तरफ आम्रपाली का वियोग उनसे सहन नहीं हो रहा था तो दूसरी तरफ अभी तक उन्हें महारानी को लिखे पत्र का कोई असर नहीं दिख रहा था। सम्राट अंतेनाग से कहते हैं, अंतेनाग, हमें कुछ करना होगा। अब यहाँ प्रतीक्षा करने से कुछ नहीं होने वाला। तो अंतेनाग ने तलवार की सफाई रोकते हुए सम्राट की ओर देखकर कहा, सम्राट, आपकी व्याकुलता बिल्कुल जायज है, किंतु हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा। सम्राट ने सुनकर सिर हिलाकर सहमति जताई और फिर से टहलने लगे। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि पत्र पढ़कर महारानी के मन में डर पैदा ना हुआ हो, किंतु ये जरूर हो सकता है कि महारानी इससे बचने का कोई उपाय तलाश रही हो। तभी अंतेनाग ने कहा, सम्राट, ऐसा भी तो हो सकता है कि महाराज की आंखों में धन का लालच भर गया हो, इसलिए वो महारानी की बात ही ना मान रहे हो। या ये भी हो सकता है कि महाराज को महारानी के षड्यंत्र के बारे में पहले से ही जानकारी हो, इसलिए उन पर इस पत्र का कोई प्रभाव न पड़ा हो। महाराज अंतेनाग के पास आकर खड़े होकर कहते हैं, नहीं अंतेनाग, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दुगने कर वाले विद्रोह से महाराज की बहुत बदनामी हुई थी। कोई राजा ऐसा स्वयं नहीं कराएगा। हाँ, तुम्हारी इस बात में दम जरूर है कि महाराज धन के लालच में महारानी की बात ना मान रहे हो। तो अंतेनाग ने कहा, सम्राट, अभी तक वो आपके दिए हुए धन से वैशाली को संभाल रहे थे, अब उनके सामने धन का संकट तो होगा ही। तो सम्राट क्रोधित होकर कहते हैं, फिर उन्होंने हमारे साथ किया हुआ समझौता क्यों तोड़ दिया? ना वो ये समझौता तोड़ते और ना ही महाराज को धन की कमी होती, ना आम्रपाली मुसीबत में होती और ना ही हम आज उससे जुदा होते। सम्राट और अंतेनाग के मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे, किंतु निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था। टहलते टहलते सम्राट फिर से रुककर कहते हैं, अंतेनाग, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस सेनापति ने हमसे झूठ कहा हो सकता है कि महारानी के बजाय कोई और उन सब षड्यंत्र के पीछे हो, इसलिए महारानी को पत्र से कोई फर्क ही ना पड़ा हो। तो अंतेनाग ने मुस्कुराते हुए कहा, सम्राट, ये आशंका तो आप अपने मस्तिष्क से निकाल ही दीजिए। जिसके सामने भयानक मौत खड़ी हो वो झूठ कभी नहीं बोलता। अंदर कक्ष में बंद पड़ा सेनापति बोलने की कोशिश कर रहा था पर कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि अंतेनाग ने उसके हाथ पैर के साथ मुंह भी बांधा हुआ था। अंतेनाग ने कहा, सम्राट, अब जाकर थोड़ा विश्राम कीजिए और थोड़ा धैर्य रखिए, शायद महारानी को वक्त लग रहा होगा। सम्राट सिर हिलाकर हामी भरते हुए कुटिया के द्वार पर जाकर खड़े हो गए। जहाँ एक तरफ सम्राट इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब ये ऐलान होगा कि आम्रपाली अपना कर्तव्य अब नहीं निभाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ सोम और सरना आम्रपाली को नीलपत महल से निकालने की योजना बना रहे थे। आम्रपाली उन दोनों की तरफ देखकर कहती है,
हम जानते हैं कि आप लोगों को हमारी बहुत चिंता है, लेकिन हम यहाँ पर इसलिए परेशान नहीं है कि हमारे दायित्व ना निभाने की प्रतिज्ञा टूट जाएगी, बल्कि हम इस बात से परेशान है कि हमने नगर वधु की प्रथा को समाप्त करना चाहा था, वो नहीं हो पाया। ये सुनकर सरना और सोम एक दूसरे की तरफ देखने लगे तो आम्रपाली ने आगे कहा, चलिए आप दोनों आज हमें यहाँ से बचाकर ले तो जाएंगे, पर ये तो सोचिए कि हमारे जाने के बाद जब कोई और स्त्री नगरवधु बनेगी फिर उसे तो इस नर्क में जीवन बिताना ही होगा ना। सरना और सोम के चेहरे पर अब उदासी आ गई थी। आम्रपाली ने आगे कहा, यहाँ से भागना कोई समाधान नहीं है सोम, हमें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। सोम और सरना आम्रपाली अपने कक्ष में बात कर रहे थे, तभी बाहर से कुछ लोगों की आवाज आई। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे एक साथ बहुत सारे लोग नीलपद महल में आ रहे हों। सोम, सरना और आम्रपाली तेजी से कक्ष के बाहर निकल गए। बाहर जाकर देखा तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। नीलपद महल के बड़े द्वार से 2 पंक्तियों में बहुत सारी दासियां अपने हाथों में थाल लिए अंदर आ रही थी। बड़े बड़े थाल मखमल के कपड़ों से ढके हुए थे। दोनों पंक्तियों के बीच में महामंत्री सुमेर मुस्कुराते हुए अंदर आ रहे थे और उनके साथ एक स्त्री भी थी। ये देखकर आम्रपाली, सोम और सरना अचंभित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि महामंत्री सुमेर ये सब क्या कर रहे हैं, ये थालों में क्या लेकर आ रहे हैं। आम्रपाली ने मन में सोचा, सुमेर जैसे चालाक इंसान से किसी शुभ कार्य की तो उम्मीद नहीं की जा सकती, तो क्या ये कोई नई मुसीबत लेकर आया है। महामंत्री सुमेर आम्रपाली के पास पहुंचकर कहते हैं, प्रणाम नगरवधु। तो आम्रपाली ने तुरंत कहा, ये सब क्या है महामंत्री जी। महामंत्री सुमेर कुटिल मुस्कान के साथ कहते हैं, ये सब वो सामान है जिसे प्रयोग करने के लिए संसार भर की स्त्रियां तरसती हैं, किंतु उन सभी स्त्रियों में सबसे ज्यादा भाग्यशाली आप हैं, जो कि आपको भेंट किए जा रहे हैं। तो आम्रपाली ने कहा, महामंत्री जी बातों का तिलिस्म तोड़कर जरा साफ साफ बताएंगे कि ये सब क्या है। महामंत्री सुमेर आम्रपाली के नजदीक आकर कहते हैं, इन थालों में संसार का सर्वोत्तम साजो श्रृंगार का सामान है, एक से बढ़कर एक परिधान है, और हमारे साथ जो ये स्त्री खड़ी है ये स्त्रियों के श्रृंगार की कलाकार है। इन सभी सामग्री के साथ ही आपको ऐसे तैयार कर देगी जैसे इंद्र से कोई अप्सरा आ गए हो। आम्रपाली क्रोधित होकर कहती है, हाँ मंत्री जी, हमें इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ये सब यहाँ से ले जाइए। महामंत्री सुमेर ने कहा, ये तो संभव नहीं है आम्रपाली जी, महाराज ने खुद ये सब आपके लिए भेजा है, अब महाराज का आदेश तो हम टाल नहीं सकते। आम्रपाली अचंभित होकर कहती है, महाराज ने क्यों भेजा है ये सब। महामंत्री थोड़ा और आम्रपाली के पास आकर कहते हैं, क्योंकि कल से आपको राजा महाराजाओं और व्यापारियों से भेंट करनी है, और कल सबसे पहले आपसे भेंट करेंगे अवध के राजा रक्षपाल बहादुर जी। ये सुनते ही आम्रपाली का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया था। सरना ने अपनी तलवार निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और सोम ने कसकर मुट्ठी बांध ली। सरना को लग रहा था कि अभी तलवार से सुमेर का गला काट दे, और सोम को लग रहा था कि सुमेर को वहीं जमीन में गाड़ दे। वहीं आम्रपाली गुस्से से तिलमिलाती हुई आगे बढ़ी और सुमेर के पास से क्रोधित होकर गुजरी, जिससे उसका कंधा सुमेर के हाथ से जोर से टकराया। आम्रपाली फिर क्रोधित होकर एक के बाद एक थालों को गिराने लगी। थालों से उछलकर सारा सामान जमीन पर आ गिरा। आम्रपाली की चीख इतनी तेज थी कि आसपास खड़े सैनिक दौड़कर उसके पास आ गए। वहीं आम्रपाली के धक्के से लड़खड़ाते हुए सुमेर मन में सोच रहे थे, अगर हमने इसके साथ जोर जबरदस्ती की तो उसकी अंगरक्षिका तो दूर की बात है, लगता है यही हमारी जान ले लेगी। इससे पहले कि हमारी और बेइज्जती हो, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। महाराज, हमें तो पता ही था कि इसको विवश करना आपके बस की बात नहीं है। अब हमारी श्रीमालू ही हमारे काम आएगी, बस। ये कहकर सुमेर सभी दासियों और उस स्त्री को अपने साथ आने का इशारा कर क्रोधित होकर वहां से चले गए। जहाँ एक तरफ श्रीमालू की योजना पर अब महामंत्री सुमेर को भरोसा हुआ था, तो वहीं दूसरी ओर महारानी ने अपने कक्ष में गुप्तचर को किसी कार्य के लिए बुलवाया था। गुप्तचर महारानी के सामने आते ही सहमा हुआ खड़ा था और घबराते हुए कहता है, महारानी, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें पता चल जाए कि वो पत्र किसने लिखा था मगध में आचार्य के लिए। देरी के लिए माफी चाहता हूँ, बस थोड़ा समय और दीजिए हमें। महारानी गुप्तचर के पास आकर कहती हैं, अभी के लिए आप उसे भूल जाइए, मैंने आपको यहाँ किसी और कार्य के लिए बुलाया है। महारानी ने फिर गुप्तचर को एक आसन पर बैठने का इशारा किया। गुप्तचर उस आसन पर डरता हुआ बैठ गया। महारानी ने उसके सामने कपड़े का कागज और मोरपंख के पंखुड़ी के साथ एक स्याही का पात्र रख दिया। फिर उसे कहा, जल्दी से हमारे लिए एक पत्र लिखिए। महारानी बोल रही थी और गुप्तचर पत्र लिख रहा था।
जैसे जैसे महारानी बोल रही थी गुप्तचर पसीने से भीगता जा रहा था। कभी कभी लिखने से पहले वो सोच भी रहा था, पर महारानी का दृढ़ निश्चय देखकर वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। महारानी किसको पत्र लिखवा रही थी और उस पत्र में क्या लिखवा रही थी? क्या अब महाराज कोई बड़ा कदम उठाएंगे और आम्रपाली अवध के राजा से भेंट करेगी? क्या सम्राट आम्रपाली को दायित्व निभाने से रोक पाएंगे? यदि आम्रपाली दायित्व नहीं निभाएगी तो श्रीमालू कौन सी चाल चलेगी? जानने के लिए सुनते रहिए।